हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं वीरेंद्र शर्मा। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल में पहले भी एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे दूसरा लेक्चर में कि रासोकाल तो खत्म हो चुका था, उसका सिर्फ एक बच गया था रासोकाल में, पृथ्वीराज रासो। और उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं कि पृथ्वीराज रासो, क्या पृथ्वीराज रासो इनके कवि हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन थे? चंद्रबरदाई थे। और इनका भाषा पिंगल भाषा है। पृथ्वीराज कौन थे? आप लोग को पता ही होगा, एक राजा थे, महान राजा थे, और इसको हिंदू सम्राट भी कहते हैं लोग। और ये जहाँ तक सही भी था। अब बात करते हैं इनके जो उसमें आश्रयदाता था कवि, जो उनका खुद एक दोस्त ही मित्र थे। कौन? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन थे? उनका मित्र और राज्य कवि भी थे वही। अब ये किस भाषा में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो? तो लिखा गया था ये पिंगल भाषा में। लेकिन सब कोई पिंगल नहीं मानता है। सर्वमान्य तो पिंगल भाषा है, लेकिन सब लेखक पिंगल भाषा नहीं मानते हैं। उसमें से एक बच्चन है अपवाद में जो डिंगल मानते हैं। अब वो आगे हम लोग देखेंगे क्या है इसके बारे में। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको चंद्रबरदाई। अब पहले थोड़ा सा जान जाते हैं कि पृथ्वीराज रासो का कहानी। पृथ्वीराज रासो रचना में पृथ्वीराज चौहान का गुणगान किया गया है, उनके वीरता का, उनके दयनीय स्थिति का, सब चीज़ का। तो वो आप लोग जानते होंगे, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी में युद्ध हुआ था, त्राइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? त्राइन का युद्ध हुआ था। त्राइन का युद्ध हुआ था, लिख देता हूँ। त्राइन का युद्ध हुआ था, ठीक है। दो युद्ध हुआ था त्राइन में। एक हुआ था 1191 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। तो जो पहला युद्ध है इसमें जीत जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज जीत जाते हैं। ये जो दूसरा युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने क्या करता है, इनको बांध के ले जाते हैं अपना काबुल, ठीक है, अफगानिस्तान वर्तमान में। उनको ले जाते हैं वहाँ। तो वहाँ पे उनके बहुत आत्मा होती हैं, आँखों को फोड़ दिया जाता है, मार दिया जाता है बेसिकली। और लेकिन वो अकेले नहीं, वो मरते हैं मोहम्मद गोरी को मार के, ठीक है। उसका विस्तार में चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं। अभी ये शॉर्ट स्टोरी रूप में बता दिए जिससे आप लोग को याद रहे, समझ में आवे। शुरू करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। क्या हिंदी के प्रथम महाकवि किसको माना है? प्रथम महाकवि माने जाते हैं कौन? चंद्रबरदाई, ठीक है। चंद्रबरदाई क्या है? हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और क्या है प्रथम महाकाव्य? कौन है? तो पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला? प्रथम महाकाव्य। और प्रथम महाकवि किसको बोला है? प्रथम महाकवि जिसको? चंद्रबरदाई को, ठीक है। तो हम लोग इस फ्रेस में लिखेंगे, ठीक है, कि हिंदी का प्रथम क्या बोला है? हिंदी का प्रथम महाकवि, ठीक है, महाकवि रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम महाकवि किसको बोला जाता है? हिंदी का प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रबरदाई, ठीक है। चंद्रबरदाई, ठीक है, या तो चंद्र ऐसे लिख देते। एक सेकेंड, थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ इधर। हाँ चलिए, महाकवि किसको माना जाते हैं? चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई को, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को। अच्छा, हिंदी का प्रथम महाकवि आपको यदि पूछ दे कि अब हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है,
तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो यही पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, कौन है? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब फिर बोलते हैं, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। क्या है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, अच्छा, इस ग्रंथ को वास्तव में जाली क्यों कहा? जाली शब्द, तो जाली शब्द क्यों कहा? अब इसके हम लोग समझते हैं इस तरह से कि देखो, ये तो इतिहास का बात है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या था? ये इतिहास का ही बात है ना, पृथ्वीराज चौहान तो इतिहास का बात है। ठीक है, और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य में पृथ्वीराज रासो नाम से क्या है? काव्य है। ठीक है, महाकाव्य है, तो क्या है? साहित्य का विषय है। ठीक है, तो एक इतिहास का है। इतिहास में कौन है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और साहित्य में क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। अब देखो, साहित्य वैसे भी कल्पना का सहारा लेता है सब चीज में, तो जो इतिहास तो इतिहास होता है, इसमें कोई कल्पना नहीं होती है। तो पृथ्वीराज के जो समय सीमा था, जैसा युद्ध हुआ था, चाहे जो भी वर्णन हुआ है पृथ्वीराज के बारे में हम लोग जो सुने हैं, और ये साहित्य में पृथ्वीराज रासो में, इसमें ठीक है, मैच नहीं खाता है। क्या होता है? मैच नहीं खाता है। क्या होता है? मैच नहीं खाता है। तो इसीलिए बोलते हैं रामचंद्र शुक्ल, बोलते ये वास्तव में जाली है, मतलब जो कुछ ही मैच ही नहीं हो रहा है, तो इसको क्या है? ये जाली, मतलब ये डुप्लीकेट है, मतलब ऐसा कुछ वर्णन ही नहीं हुआ है। कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं इसी में। ठीक है, रामचंद्र फिर कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है। बोलते हैं कि भाषा पे यदि भाषा उसका देखते हैं ग्रंथ का, तो और निराशा हमको होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने में है। बिल्कुल बेठिकाने, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब व्याकरण के नज़रिए से इस महाकाव्य में लिखा हुआ अशुद्धियाँ बहुत है। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने और उसमें व्याकरण, किस चीज़ का? व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए रामचंद्र शुक्ल इसको बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक चीज़ इसमें और ध्यान देने योग्य है कि इनका 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, इनका कितना संस्करण? 4 संस्करण प्रकाशित हुए थे। टोटल कितने संस्करण प्रकाशित हुए? 4। लेकिन सबसे बड़ा संस्करण जो प्रकाशित हुआ है, क्या जो सबसे बड़ा संस्करण सबसे बड़ा हुआ है प्रकाशन, वो किसके द्वारा हुआ है? तो नागरी प्रचारणी के द्वारा। ठीक है, सबसे बृहद पृथ्वीराज रासो का संपादन नागरी प्रचारणी, किसने? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। किसने? नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, सबसे बृहद संस्करण कौन किसने किया था? तो नागरी प्रचारणी द्वारा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक बात और इसमें चलते हैं कि इसका पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग है? समय मतलब उसमें समय मतलब चैप्टर, हम लोग इस तरह समझते हैं कि चैप्टर, अध्याय। ठीक है, कितने अध्याय में है? तो यहाँ अध्याय ना रख के, यहाँ अध्याय की जगह में देखो, अध्याय की जगह में इसने अध्याय को ना रख के क्या रखा? समय। ठीक है, क्या रखा है? समय में रखा है। तो कितना अध्याय में, कितना समय में है? 69। ठीक है, अब इसमें कौन सा छंद में प्रयोग किया है? तो छंद हम लोग देखेंगे। छंद इसमें 68 छंद, टोटल कितने छंद हैं? 68 छंद हुए हैं। ठीक है, 68 छंद है टोटल। और कितने समय सर्ग है? कितने समय मतलब सर्ग मतलब वही अध्याय हुआ, कितने अध्याय में है? 69 अध्याय में। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रमाणिक लेके। ठीक है, कौन कौन किसने क्या प्रमाणिक माना, किसने क्या माना। ठीक है, अब हम लोग इसी पे चलते हैं। अब प्रमाणिक लेके सबसे पहले प्रमाणिकता लेके प्रश्न बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये हर एक एग्जाम में, नेट JRF हो, TGT हो, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये समय पूछता है कि प्रमाणिक किसने क्या माना है क्या नहीं। तो ठीक है, इसको एक नया पेज में लेके समझाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ हम लोग 3 खंड बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 3 खंड बनाते हैं। उसमें से हम लोग देखेंगे, ट्रिक के साथ में याद करेंगे। ठीक है, एक प्रामाणिक। ठीक है, प्रामाणिक हो गया, एक हो गया अप्रामाणिक।
प्रमाणिक हो गया। दूसरा हो गया अर्ध प्रमाणिक, अर्ध प्रामाणिक। देखो अब क्या है, मानने वाले तीन तरह का है, ठीक है। एक तो प्रमाणिक मानते हैं, एक अप्रमाणिक, मतलब एक तो मानते कि नहीं नहीं ये जो लिखा है पृथ्वीराज रासो में सही लिखा है, और एक है जो कि नहीं 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 सही नहीं लिखा है, आधा सच लिखा है, तो अर्ध प्रमाणिक में आ गया। एक है कि एक आते हैं कि एक आते हैं अप्रमाणिक, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल गलत, रामचंद्र बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक आते हैं अर्ध प्रमाणिक, मतलब इसमें आधा सच है। क्या है इसमें? आधा सच है, ठीक है। तो अब किसने किसने क्या माना है, पेन हम बदल लेते हैं, लिखते चलते हैं, ठीक है, याद करते चलिएगा। तो पहला में सबसे याद रखना है कि प्रमाणिक में, ठीक है, तो प्रमाणिक में हमारे आते हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर, तो यहां लिख दो सुंदर, ठीक है, श्याम सुंदर दास। क्या है? श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर दास। दूसरा में कौन आते हैं? तो मिश्र बंधु आते हैं। कौन आते हैं? मिश्र बंधु आते हैं। कौन आते हैं? मिश्र बंधु आते हैं। तीसरा में कौन आते हैं? तो प्रमाणिक जो मानने वाले, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, ठीक है, इसका और इन्हीं का, दो, श्याम सुंदर और मिश्र बंधु, इन्हीं का सबसे ज्यादा पूछता है कि किसने प्रमाणिक माना है, ठीक है। और एक और जो है एक कर्नल टॉड, ठीक है, कौन है? एक कर्नल टॉड है, ठीक है, कर्नल टॉड है, ठीक है, कर्नल टॉड है। और एक और है जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या कहते हैं, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल, इसी में एक ही नाम है, ठीक है, विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, क्या है? पांड्या, ठीक है। ये क्या है? चार गो है, ठीक है, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टॉड, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। ये कितने? चार लोग हैं जो कि इसको प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन या प्रमाणिक मानने वाले तो बहुत हैं, जैसे बुलर, ठीक है, और यही जो बुलर ही है जो कि सबसे पहले इसको या प्रमाणिक घोषित किया था, ठीक है। और जो फेमस है उनका लिखते हैं, अप्रमाणिक तो बहुत कोई मानते हैं। एक रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, क्या है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, बुलर हो गया, रामचंद्र शुक्ल हो गया। एक और इनका जो फेमस है, एक देवी प्रसाद है, देवी प्रसाद है। और एक इनका और है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिनका है, एक और मानते कौन है? गौरी शंकर हीराचंद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है, क्या? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। ये सब क्या हो गए? जो एक हो गए बुलर, दूसरा हो गया रामचंद्र शुक्ल, तीसरा हो गया देवी प्रसाद, और चौथा गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। ये चार को इसमें भी जो अप्रमाणिक मानते हैं, जो फेमस है, ठीक है, मानते तो और भी हैं। अब देखते हैं कि अर्ध प्रमाणिक, ठीक है। तो अर्ध प्रमाणिक में सबसे पहले नाम याद रखिएगा आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा में कौन है? तो दूसरा में एक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, जो भाषा वैज्ञानिक है। ये जो है दो, इनका तो नाम भूलना ही नहीं। अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं? नहीं, ये मतलब आधा प्रमाणिक मानते हैं, आधा बोल कल्पना है, आधा साहित्य में वैसे ही होता है, कल्पना का सहारा लिया जाता है, तो वही बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि इसमें कल्पना का सहारा लिया गया है, इसलिए ये अर्ध प्रमाणिक है। ये पूरा इतिहास पे खरा नहीं उतरता है। ये सुनीति कुमारी भी यही है राय, ठीक है। और एक और इसमें है, तीसरा नंबर में भी है डॉक्टर, याद रखिएगा, डॉक्टर दशरथ ओझा। कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका हम लोग एक ट्रिक बनाएंगे। कैसे याद करेंगे? तो इसका हम लोग कुछ ट्रिक बनाएंगे। अब इसका पहला उठा लेंगे, ठीक है,
जैसा भी ट्रिक, जैसे मैं तो रखा था अपना याद करते समय मसमक, ठीक है, क्या मसमक, ठीक है, म स म क, मसमक। देखो ये क्या हो गया, ये पहला अक्षर में उठा लिया मिश्र बंधु से, फिर सा से श्याम सुंदर, यहाँ मैं याद करने के लिए अपना ट्रिक से रखा हूँ इसलिए ये सा उठाया हूँ, ठीक है, मसमक, ठीक है, फिर माँ से मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, और का से कर्नल टॉड, ठीक है, क्या मसमक। ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया, ठीक है, ट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, या प्रमाणिक में इसको भूलना नहीं, क्योंकि यही जो हिंदी साहित्य में सबसे पहले या प्रमाणिक मानने वाली इस रचना को कौन हुए, तो डॉक्टर बुलर हुए, ठीक है, कौन हुए, डॉक्टर बुलर हुए, ठीक है। तो इनको मानना ही नहीं है, इसको भूलना ही नहीं। रामचंद्र शुक्ल, ये तो भूल ही नहीं सकते कोई भी साहित्य का विद्यार्थी, इतने बड़े आलोचक हुए, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो ये कौन है, रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, देवी प्रसाद और गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ठीक है। तो इसको भी अपना अनुसार बना सकते हैं, BR कोई भी बना सकते हैं, BR देवी, क्या BR देवी, ठीक है, BR देवी गौरी, ठीक है, BR देवी गौरी, या तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, BR देवी गौरी है, कुछ भी ट्रिक के हिसाब से जैसे अपना अनुसार याद हो जाए, ठीक है। याद होने से मतलब है कैसा भी ट्रिक बनावे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा अर्ध प्रमाणिक जो मानते हैं सबसे ज़्यादा, वो क्या है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हैं, दशरथ ओझा, ये क्या अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का तो विख्यात है, ठीक है, इसको भूलना ही नहीं, क्या कि हरियाणा एग्जाम में भी यही सब पूछा था, तो इसलिए भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे पहले बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसने माना था, तो क्यों, तो एक कश्मीरी के राजा थे, ठीक है, कश्मीर के एक लेखक थे, वो क्या किए वो एक अपना रचना किए, ठीक है, क्या, पृथ्वीराज विजयी करके एक रचना पृथ्वीराज विजयी करके रचना किए, ठीक। कश्मीर के कवि थे, उनका नाम था जयानक, ठीक है, और क्या कहें, पृथ्वीराज विजयी करके रचना लिखे। अब इन्हीं के आधार पे क्या लिख देता हूँ इधर, ठीक है, कश्मीर के क्या था, कश्मीरी कवि थे, ठीक है, कश्मीरी कवि थे, क्या नाम था उनका, तो जयानक था, ठीक है, जयानक, कश्मीरी जयानक था। इनका एक रचना किया था, क्या नाम था रचना का, तो पृथ्वीराज विजयी, ठीक है, पृथ्वीराज विजय करके एक रचना लिखे, ठीक है, पृथ्वीराज विजय करके एक रचना लिखे। अब इन्हीं के आधार पर इन्हीं के आधार पर क्या डॉक्टर बुलर ने इसको अप्रमाणिक मान दिया, पृथ्वीराज राष्ट्र को। क्या बोले कि नहीं ये एकदम गलत है, बोले इस पे खरा नहीं उतर रहा है, ठीक है। किस रचना के अनुसार, इस रचना के अनुसार, पृथ्वीराज विजयी के अनुसार उस रचना खरा नहीं उतर रहा है, इसलिए वो मतलब अप्रमाणिक है। रामचंद्र शुक्ल भी पीछे कहाँ रहने वाले, वो बोले कि ठीक है, अगर हम देख रहे हैं वो भी देखें, बोले कि नहीं इन्हीं के आधार पर मैं भी इसको अप्रमाणिक मानता हूँ। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने भी किस रचना के आधार पर इनको अप्रमाणिक माना है, तो पृथ्वीराज विजयी रचना के आधार पे, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक हो गया होगा क्लियर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अब चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक में। अब हम लोग आते हैं इसमें कितना समय है, टोटल समय मतलब अध्याय कितने, 69, और छंद कितने हैं, 68, ठीक है। अब प्रमाणिक को लेकर हम लोग चर्चा कर ही लिए। प्रमाणिक में कौन, मसमक, ठीक है, मसमक, ठीक है। क्या हो गया, मिश्र बंधु हो गया, ठीक है, श्याम सुंदर हो गया, माँ से बोलो क्या, और का से कर्नल टॉड हो गया, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। और अर्ध प्रमाणिक में बताए थे ना, अर्ध प्रमाणिक हरिहर प्रसाद द्विवेदी हो गए, सुनीति कुमार चटर्जी हो गए, और एक और कौन थे, दशरथ ओझा हो गए, ठीक है। ये सब 3 गो हैं। या प्रमाणिक में सबसे पहले देखो यहाँ लिखा, सबसे पहले डॉक्टर बुलर ने सिद्ध किया कि फिर इसके बाद सिद्ध किया कि ये अप्रमाणिक है, ठीक है। फिर रामचंद्र शुक्ल ने माना अप्रमाणिक, फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने माना है, इसे अप्रमाणिक माना, ठीक है। अब इसके हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसमें एक समय, हाँ, अब इस रचना के अंदर की बात हो रही है कि इसमें एक समय कैमासवध भी है। कैमासवध एक समय मतलब एक अध्याय, ठीक है। इसमें एक अध्याय क्या है, कैमासवध करके भी, ठीक है, और ये सबसे बड़ा अध्याय, ठीक है। तो इसमें कैमासवध है जो कि इनके ही मंत्री था एक, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के, लेकिन पृथ्वीराज अपने हाथों से इनका मृत्यु का घाट उतार देते हैं, ठीक है, किसका, कैमासवध का। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि कैमास पृथ्वीराज चौहान का मंत्री था,
क्या था, देखो यहाँ लिखे भी है, ध्यान नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान का एक मंत्री था जिसकी हत्या उन्होंने खुद कर दी थी। और अब यह पिंगल शैली में लिखा गया। अब क्या है पिंगल शैली, ये एकदम पूछता है एग्जाम में, ठीक है, कि कौन सा शैली में पृथ्वीराज रासो को कौन सा शैली में लिखा गया है, तो पिंगल, ठीक है, कौन सा शैली में लिखा गया है, तो पिंगल शैली में, ठीक है। लेकिन क्या बच्चन सिंह ने डिंगल माना है, बच्चन सिंह ने डिंगल माना है, ठीक है, बच्चन सिंह ने क्या माना है, डिंगल माना है, ठीक है। और आप लोग को पता होगा कि पिंगल और डिंगल में जानते हैं कि नहीं, तो यही बता देता रहा हूं, ठीक है। डिंगल शैली या तो डिंगल भाषा उसको कहते हैं जिसमें कि पश्चिमी राजस्थानी, क्या पश्चिमी राजस्थानी कौन भाषा होता था, तो मरवाड़ी, हाँ, पश्चिमी भाषा मतलब मरवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा, कौन भाषा, अपभ्रंश भाषा, ठीक है, अपभ्रंश भाषा, ये मिल के क्या बनाते थे, डिंगल शैली, ठीक है। मतलब मरवाड़ी भाषा और अपभ्रंश दोनों मिल के होता था डिंगल शैली, ठीक है। और पिंगल में क्या क्या होता था, तो इसमें होता था, ये आसान है, क्या पिंगल में अन्य, मतलब अन्य राजस्थानी, अन्य, ठीक है, अन्य राजस्थानी प्लस क्या होता था, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा, क्या होता था, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा, क्या अन्य राजस्थानी मतलब राजस्थान में, जैसे एक मान लेते हैं ये स्टेट है राजस्थान, ठीक है, इसमें कहीं भी, यहाँ भी, इधर मरवाड़ी से कुछ भी, इधर दक्षिण कोई भी भाषा बोला जाए उसे सारा मिक्स करके, ठीक है, अन्य मतलब कोई भी एक ही भाषा ले लें और ब्रज भाषा मिला देते हैं, तो कौन सा हो जाता है, पिंगल शैली हो जाता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ बोला है कि डिंगल शैली किसने माना है, पृथ्वीराज रासो को कौन सा शैली डिंगल माना है, बच्चन ने किसको माना है डिंगल शैली, पृथ्वीराज रासो का शैली क्या माना है, डिंगल शैली, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डॉक्टर, अब फिर आते हैं, आगे चलते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। अच्छा, क्या सुख सुखी संवाद, अच्छा सुख सुखी का आप लोग समझ रहे होंगे, सुख सुखी संवाद, तो बहुत से विद्यार्थी को पता नहीं होगा कि सुख सुखी संवाद क्या है, सुख सुखी संवाद क्या है या तो क्या होता है, ठीक है। तो सुख सुखी संवाद यही लिख देता हूं, ठीक है, सुख और इधर सुखी, सुख सुखी संवाद। अब सुख सुखी मतलब पुरुष और पत्नी, ठीक है, क्या पुरुष और पत्नी, ठीक है। सुख सुखी संवाद मतलब पुरुष और पत्नी, सुख सुखी वार्तालाप जो होता है, वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप जो होता है मतलब पति पत्नी का बात होता है, क्या सुख मतलब पति या तो पुरुष मान लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, पुरुष, और सुखी मतलब स्त्री, ठीक है। ये जो इसका वार्तालाप क्या होता है, सुख क्या कहलाता है, सुख सुखी संवाद, ठीक है, पुरुष पत्नी और स्त्री का वार्तालाप क्या है, सुख सुखी संवाद। तो ये बोलता है पृथ्वीराज रासो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं, ठीक है, कि ये पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में हुई थी, ठीक है। कौन सा रचना हुआ, किसमें, सुख सुखी संवाद में, ठीक है। लेकिन यही बच्चन सिंह बोलते हैं कि बच्चन सिंह यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, क्या है, राजनीतिक महाकाव्य, क्या है, राजनीतिक महाकाव्य, राजनीतिक महाकाव्य है। और दूसरे शब्दों में कहें तो क्या, दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, क्या है, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ठीक है। अब इस शब्द को हम लोग समझने के लिए थोड़ा दूसरा पेज ऐड कर रहे हैं, नहीं हो रहा है इसमें, इसको मिटा देते हैं तो हो जाता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक और ऐड कर लेने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बोला है राजनीतिक का, तो राजनीतिक महात्रासदी है, ठीक है। तो पहले है क्या, राजनीतिक का, ठीक है, राजनीतिक का महात्रासदी क्यों कहा या तो राजनीतिक काव्य क्यों कहा, तो ये पहले हम लोग जान लेंगे कि राजनीतिक काव्य, ठीक है, राजनीतिक काव्य कहा या तो राजनीतिक त्रासदी काव्य कहा। तो हम लोग दो भाग में इसको बांटेंगे, ठीक है, एक त्रासदी, क्या, त्रासदी। अच्छा वैसे त्रासदी का मतलब होता है क्या है, पतन, ठीक है, पतन होता है, ये सब याद रखना, ठीक है। तो राजनीति राजनीतिक होता है, ठीक है, राजनीति मतलब क्या था, राजनीतिक राजा का पतन, उसमें दिखाया है ना पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का पतन कैसे हुआ है, सो दिखाया है ना। तो क्या है, राजा का पतन, राजा का पतन दिखाया है इसमें। वो त्रासदी, त्रासदी एक तो
पाश्चात्य भाषा है, ठीक है। त्रासदी मतलब क्या होता है, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी, ठीक है, ट्रेजिडी होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रेजिडी है। और ट्रेजिडी ये कहाँ पे चलता है, तो ये पाश्चात्य में चलता है, ठीक है, क्या चलता है, पाश्चात्य में, पाश्चात्य में चलता है, ठीक है, पाश्चात्य मतलब। और ये ट्रेजिडी है, और ट्रेजिडी का मतलब, सॉरी, ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है, तो दुखांत होता है, ठीक है, दुखांत। अब बात करते हैं, अब समझाने के लिए, ठीक है, कि ये ट्रेजिडी है ना, ये उधर का एक विधा है, किधर का, पाश्चात्य का, ठीक है, क्या है, एक विधा है, ठीक है। और ये ट्रेजिडी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये अरस्तु ने दिया था, क्या है, अरस्तु ने, ठीक है, ट्रेजिडी। अब बोलता है कि राजनीतिक है, ठीक है, राजनीतिक उसमें दिखाया है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में कभी भी नायक का एक, मान लेते हैं कि एक मूवी के हिसाब से समझते हैं हम लोग कि कोई भी एक मूवी आया था, अरे वो मूवी में हमारे यहाँ हमेशा हीरो का जो नायक होता है, क्या होता है, नायक, नायक क्या होता है, वो हमेशा उसको जीतते हुए दिखाया था, ठीक है, वो विलेन या गुंडा कहें, ठीक है, उसको क्या करता, मौत का घाट उतारता तो वो जीत जाता, मतलब हीरो नायक को हमेशा जीतता हुआ दिखाते आया है, ठीक है। लेकिन पाश्चात्य में ऐसा नहीं हुआ है, पाश्चात्य में ऐसा नहीं होता था, वहाँ हीरो भी नायक भी मरता था, ठीक है। तो वही उसको क्या कहते थे, जो मरता था हीरो, उसके बाद क्या दुखांत है, वो दुखांत रचना हो गया, दुखांत फिल्म हो गया, ठीक है, या तो दुखांत रचना कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या त्रासदी, रचना में, फिल्म में त्रासदी है ना, जब हीरो का पतन हो गया, ठीक है, हीरो ही मर गया, तो क्या त्रासदी मतलब दुख हुआ ही उसमें, ठीक है। तो इसी तरह पृथ्वीराज रासो भी, कि जब पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान का जब मृत्यु हो जाता है तो त्रासदी थे ही, दुखांत ही, राजा का ही पतन हो गया, ठीक है। लेकिन भारतीय में पूर्ण रूप से पतन नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये विधा शुरू हुई है, लेकिन पहला जब पश्चात का पहला प्रभाव पड़ा था तो ये पृथ्वीराज रासो में उस समय, ठीक है, जो कि यहाँ राजा का पतन दिखा रहा था, मतलब जो नायक का उसका पतन दिखा रहा था, ठीक है, उसका मृत्यु कौन सा रचना में, पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कौन सा मूवी अभी आया था, अभी नहीं तो बहुत पहले आ गया है, एक मान लेते हैं KGF, ठीक है, हमारे गुरुजी KGF के उदाहरण लिए थे, KGF 2, ठीक है, क्या KGF 2 आया था, उसमें देखे होंगे आप लोग, जो इसका एक नायक था क्या करता था, वो लास्ट में मर जाता है ना, समंदर में डूब के मर जाता है। तो अब मर जाता है तो वो क्या दुखांत हुआ कि नहीं, वो फिल्म दुखांत फिल्म हुआ। जब नायक ही मर जाए तो दुखांत रहेगा ही ना, चाहे और भी बहुत फिल्में हैं जिसमें नायक मर जाता है तो क्या दुखांत फिल्म हुआ। और जब नायक नहीं मरता तो वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन नायक मर जाता है दुखांत फिल्म हुआ, ट्रेजिडी, त्रासदी, यही होता है दुख, ठीक है। अब इसी बारे में आगे डिटेल में चलते हैं कि क्या कहते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ यही बोलते हैं बच्चन सिंह, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। राजनीतिक महाकाव्य क्यों है बताया, राजनीतिक मतलब राजा का पतन हो गया, ठीक है, राजनीतिक उसमें बहुत दांव पेच हुआ। दूसरे शब्दों में राजनीतिक, ठीक है, दूसरे शब्दों में राजनीतिक की ठीक है, महाकाव्यात्मक त्रासदी है। राजनीतिक क्या है, महाकाव्यात्मक त्रासदी है। त्रासदी मतलब दुखांत है, ठीक है, राजनीतिक का, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, जो नहीं समझे होंगे तो कमेंट में अपना कीजिएगा, मैं दोबारा उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। अब बोलता है कि यह पुस्तक क्या, यह पुस्तक चंद्रबरदाई, ठीक है, हम मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, चंद्रबरदाई, ठीक है, चंद्रबरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूरा किया। क्या यह पुस्तक कौन पूरा किया था, चंद्रबरदाई की यह पुस्तक। जब एक स्टोरी बताते हैं, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने कहाँ से, यहाँ से ले गया, कहाँ, काबुल, ठीक है, काबुल में ले गया, ठीक है। तब बोल रहे थे, उनका जो बोले थे ना शुरू में ही कि उनका मित्र भी थे चंद्रबरदाई और उनका राज्य कवि भी थे। तो मित्र थे तो श्योर सी बात है, एक दोस्त को यदि कोई ले गया तो क्या करेंगे, उसका पीछे पीछे उनका एक मित्र भी चला जाता है। हम लोग भी आपस में देखते हैं। तो क्या करता है, ये भी चल गया। लेकिन ये जो रचना लिख रहा था उनके जीवनी के बारे में, तो ये क्या किए, बोले कि इनका, ये तो पृथ्वीराज चौहान हुआ, इनका एक चंद्रबरदाई हुआ, तो उनका एक बेटा थे, ठीक है, कौन, चंद्रबरदाई, जलहड़ नाम से, क्या नाम से, जलहड़ नाम से, ठीक है। तो वो अपना बेटा को हाथ में दे दिया पुस्तक, ठीक है, बोल लो बेटा ये अब तुम पूरा करना। तो वो क्या कहता है कि पुस्तक जलहड़ हाथ है, चली गजन नृपकाज, ठीक है, बोल चला गजनी के साथ, ठीक है। अब इसका स्टोरी बता, जब वहाँ गया तो इन लोग के बहुत आतना हुआ। तो एक कहावत भी है कि पृथ्वीराज चौहान ने आंख बंद करके
मोहम्मद गोरी को तीर चलाया और मोहम्मद गोरी का मृत्यु के घाट उतारा था। ठीक है, इसके बाद चंद्रबरदाई ने अपने मित्र के सीने में छुरा घोंप के मार दिया और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई को मार दिया। क्यों? कि बोल इन जालिमों के हाथों से मृत्यु अच्छा है कि अपने दोस्त के हाथ से मृत्यु लेना, ठीक है, पाना। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब फिर बोलते देखते हैं कि नोट कश्मीरी कवि जियानक कौन, अच्छा यही भी हम बता चुके थे कि जियानक ने पृथ्वीराज विजय काव्य लिखा। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को बुलर ने अप्रमाणित माना। सबसे पहले कौन माना था? सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को ही तो बता चुके थे। क्यों माना था? क्योंकि इतिहास से मैच नहीं खा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको अप्रमाणित माना था। ठीक है, किनके आधार पे? तो पृथ्वीराज विजय के आधार पे। किनके आधार पे? पृथ्वीराज विजय के आधार पे। अब हम लोग चलते, देखो अब यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि ये जैसे सुख सुखी संवाद है, तो एक रासोका में एक और रचना आता है जो कि उसमें भी सुख सुखी संवाद बोलते हैं, वो कीर्तिलता में आता है। ठीक है, कीर्तिलता में भृंग भृंग संवाद आकर के आता है। ठीक है, तो भृंग भृंग संवाद भी इसी तरह होता है, भोरा और मतलब पति पत्नी के तौर पे लेते हैं, भृंग मतलब भोरा होता है, ठीक है, परभौरी का संवाद। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। ये अब क्या हो गया? रासोका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिद्ध पे आते हैं, सिद्ध साहित्य पे। क्या आते हैं हम लोग? सिद्ध साहित्य पे। अब हम लोग आते हैं सिद्ध साहित्य पे। ठीक है, सिद्ध साहित्य कौन थे, क्या थे, इनके प्रवृत्ति क्या था, कहाँ रहते थे, इनका भाषा क्या था, कौन कौन इन पे आते हैं। ठीक है, ये अपने नाम के पीछे पाक शब्द क्यों जोड़ते हैं, इसे सारा विस्तार से भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध, सबसे पहले सिद्ध कौन थे ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग सीधा से अर्थ में जानते हैं कि सिद्ध वह थे जो मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले या मंत्रों का उच्चारण करते थे, मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाते थे। आसान भाषा में क्या कौन थे? मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाते। ठीक है, आसान भाषा में मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले, लिख दूं क्या? मंत्रों की लिखने का आदत नहीं है इसमें। मंत्रों की सिद्धि चाहने वाले क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। ठीक है, इतना शॉर्टकट आसान भाषा में याद रखेंगे, लेकिन इसका और चलेंगे बोले। ठीक है, अच्छा इसका समय सीमा क्या है? तो इनका सिद्ध कौन कहलाए? देख लिया, तंत्र मंत्र का साधना ये सब लेते थे। ठीक है, ये सब आगे सब चीज़ बताएंगे ही। अब इनका प्रादुर्भाव, मतलब इनका प्रादुर्भाव 8वीं शताब्दी, क्या है, 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। 8वीं सदी के आसपास माना जाता है, लेकिन बेसिकली यदि इसी ईस्वी के हिसाब से देखें तो 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना जाता है। कब से, कहाँ से? 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माना जाता है सिद्ध साहित्य का आविर्भाव। ठीक है, यह बौद्ध धर्म की विकृत रूप है। क्या बोलता है या? अच्छा एक डिटेल में जाने के लिए थोड़ा समझा देता हूँ कि सिद्ध कौन थे, क्या थे, ड्राइंग करके ही। इसे क्या होता है, ये सब लिख के समझाता हूँ तो इसे याद रहता ज़्यादा। ठीक है, तो जो सिद्ध थे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये सिद्ध थे। ठीक है, तो सिद्ध थे वो सबसे पहले क्या थे? बौद्ध धर्म से आते थे। कौन से धर्म से आते थे? सिद्ध बौद्ध धर्म से आते थे। ठीक है, बुद्ध धर्म से, जिसको बौद्ध धर्म से आते थे। ठीक है, कौन धर्म से आते थे? तो बौद्ध धर्म से आते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से आते थे। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा कठोर होने से वो चीज़ टूट जाता है। ठीक है, चाहे घर में अनुशासन देखो, माता पिता ज़्यादा कठोरता से पेश करते हैं तो उनके बालक क्या होते हैं, एक समय के बाद आके बहुत बुरे तरह से बिगड़ते हैं, या तो उनके हाथ से निकल जाते हैं, जो कि पता भी नहीं चलता। तो कोई भी ज़्यादा कठोर चीज़ हमेशा टूट जाता है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म बहुत कठोर थे। क्यों? क्योंकि इसमें स्त्रियों का प्रवेश बंद था, तो उठने बैठने, खाने पीने, मतलब सब चीज़ में एक पाबंदी टाइप में था। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ किस में था? बौद्ध धर्म में था। ठीक है, तब बौद्ध धर्म को आगे आते आते क्या हो गया? 2 भाग में टूट गया। कब? ये क्या, और ये पता है, ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में ही मान सकते हैं कि ये विभाजित हो गया था। कि कब? ईस्वी के प्रथम शताब्दी, मतलब 100 ईसा भगवान जो जन्मे थे, यीशु मसीह, उनका ये 100 साल भी नहीं हुआ होगा, और इसका क्या 2 भाग टूट गए थे।
कितना, 2 भाग में हो गए थे। तो कौन कौन भाग में हुए थे? महायान, ठीक है, महायान, और इधर दे देते हैं हीनयान, ठीक है, महायान और हीनयान। अच्छा, महायान ये जो थे महायान, ठीक है, इसने बोला कि बोल नहीं इतना कठोर था, अब हम लोग लचीलापन लाते। लचीलापन मतलब ऐसे जो सबके लिए द्वार खोल देंगे। पहले ऐसा नहीं कि साधु सन्यासी ही विरक्त जो घर परिवार छोड़ दिया वही हमारे धर्म में आ सकता है, चाहे हमारे थे अंदर आ सकता है संस्था के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं, बोल हम सबके लिए खोल देंगे। क्या करेंगे? कौन ये बोलता है? महायान, ठीक है, क्या सबके लिए द्वार खोल देगा, ठीक है, सबके लिए द्वार खोल देगा, ठीक है, सबके लिए द्वार खोल देगा, ठीक है, कौन? महायान। लेकिन हीनयान बोले नहीं सबके लिए तो मैं खोलूंगा ही नहीं, अभी भी मैं इसी के जो शुरू था वही रूप में चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा ढील दूंगा, ठीक है। तो बोलता नहीं, हम खाली सन्यासियों के लिए, ठीक है, क्या है? सन्यासियों के लिए, ठीक है, सन्यासियों के लिए खोलूंगा। सन्यासियों और विरक्तियों जो घर परिवार छोड़ चुका है उसको देश दुनिया उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है, सन्यासियों और विरक्तियों के लिए, ठीक है, विरक्तों के लिए या तो विरक्तियों के लिए, ठीक है, विरक्तों के लिए। इसने क्या बोला? सन्यासियों और विरक्तियों के लिए खोलूंगा। और इसने बोला, महायान बोला कि नहीं मैं सबके लिए खोल दूंगा द्वार, ठीक है। अब ये बोला कि सबके लिए द्वार खोल दूंगा, अब इसका भी आगे चल के 2 भाग हो गया, ठीक है, क्या हो गया? इसका भी आगे चल के 2 भाग हो गया। अब इसी भाग यही 2 भाग से निकले सिद्ध निकले, ठीक है। अब देखना सिद्ध किससे निकला है, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि याद रहेगा, ठीक है, इस तरह ड्राइंग बना के दर्शा के। तो महायान का 2 भाग हो गया, ठीक है, महायान का 2 भाग हो गया, एक वज्रयान, ठीक है, वज्रयान और एक सहजयान, क्या है? सहजयान, वज्रयान और सहजयान। यही वज्रयान, ठीक है, यही वज्रयान वाला क्या कहलाए? वज्रयान वाले ही सिद्ध कहलाए, ठीक है, वज्रयान वाले ही सिद्ध कहलाए। अब बोलते हैं कि वज्रयान वाले सिद्ध कहलाए, ठीक है। अब ये तो सबके लिए एक द्वार खोला, अब ये क्या किए, ये और ज़्यादा एक विस्तृत रूप में चल गए, ठीक है, सबके लिए। तो यहाँ जान गए कि बौद्ध धर्म पहले बौद्ध धर्म से ही आए, बौद्ध धर्म के टूटा कब? प्रथम शताब्दी में, ठीक है, या तो शताब्दी है, प्रथम शताब्दी में, ठीक है, प्रथम शताब्दी में क्या हुआ? प्रथम शताब्दी में टूटा और ये 2 भाग में बट गया, कौन कौन? एक महायान में और एक हीनयान में, ठीक है, प्रथम महायान और हीनयान में। अब महायान का भी 2 भाग हो गया, टूट गया, ठीक है। तो किसमें? एक वज्रयान और एक सहजयान, वज्रयान और सहजयान। वज्रयान से ही सिद्ध आते हैं, इसी में सिद्ध कहलाए, ठीक है। अब सहजयान को हम लोग उतना नहीं देखेंगे, ठीक है, हम लोग सिद्ध पढ़ना है, इसलिए हम लोग इसके यहाँ तक डिटेल में आना था, ठीक है, समझ गए? इस बात हो गया होगा आप लोग को। अब हम लोग अपना टॉपिक में चलते हैं कि इनका प्रादुर्भाव हुआ था कब? 8वीं सदी। 8वीं सदी मतलब 797 ईस्वी में, ठीक है, 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक, ठीक है। यह बौद्ध धर्म की विकृत रूप है, बौद्ध धर्म का टूटा हुआ रूप है, ठीक है, विकृत रूप। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में तब्दील हो गया है। क्या हो गया? टूट गया, बिखरा हो गया। कौन में अभी बताया था ना, हीनयान और महायान में टूट गया, ठीक है। अच्छा, हीनयान कौन कहलाए और महायान तो देखेंगे आगे, ठीक है। हीनयान या सिद्धांत पक्ष पर बल देता, या सिद्धांत पक्ष, हीनयान क्या करता था? सिद्धांत पक्ष पर बल देता था, ठीक है। सिद्धांत पक्ष मतलब ये रूल नियम का बात करता था। इसमें केवल सन्यासियों विरक्तियों को आश्रय मिलता था। सन्यासियों जो सन्यासी थे, विरक्ति जो घर परिवार सब छोड़ चुके थे, उन्हीं को स्थान देता था अपना संस्था में, हीनयान में, ठीक है। किसको? सन्यासी और विरक्तियों को देते थे। लेकिन जबकि महायान विरक्तियों पर बल, जबकि महायान विरक्तियों पर बल देता था, ठीक है। इसमें सबके लिए द्वार, इसने क्या बोला? इसने सबके लिए द्वार खोले थे, ठीक है। इसमें सबके लिए द्वार खुले थे, ठीक है, सही था। इसमें सबके लिए द्वार खुले थे। क्या कहते? सबके लिए द्वार खोल दिया। इसमें कोई छोटा जात ऊंच नीच नहीं, ठीक है, कोई ऊंच नीच छोटे जात ऊंच नहीं, ठीक है, कि नहीं तुम ब्राह्मण हो तुम ही आ सकता है, नहीं तुम क्षुद्र हो तुम नहीं आ सकता, तुम वैसे हो बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है, तुम ब्राह्मण हो केवल तो ब्राह्मण नहीं आ सकता है। ये ऐसा कुछ मान्यता नहीं था, ठीक है, ये नहीं मानते थे। मतलब जाति पाति उठ के, ठीक, वन व्यवस्था को सबको तोड़ ताड़ के इसने स्वीकार किया सबको, ठीक है। गृहस्थ सन्यासी को भी ठीक है, निर्वाण तक पहुंचाने का दावा किया। ये क्या बोलते थे? गृहस्थ सन्यासी। गृहस्थ सन्यासी वो होते हैं जो परिवार वर रह के भी सन्यासी में जाए, ठीक है, गृहस्थ सन्यासी, उसको भी आश्रय दिया। ये तो ऐसा पहले नहीं होता था, ठीक है, कि जो
सपरिवार मतलब शादीशुदा हो वो भी सन्यासी है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन इसने क्या किया, महायान में सबके लिए द्वार खोला। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब बोलता है कि आगे चलकर यह शैव धर्म से प्रभावित हुआ। क्या बोलते हैं, आगे चलकर यह शैव धर्म से प्रभावित हुआ। क्या हुआ, आगे चलकर यह शैव धर्म से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए, क्या है जन सामान्य मतलब, और जन मतलब आम लोगों को आकर्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। ठीक है, तंत्र मंत्र का क्या करने लगे, सहारा लेने लगे। ठीक है, इन लोग जादू टोना दिखाने लगे। ठीक, क्या अपना लोग को, जनता को आकर्षित करने के लिए जादू टोना, जैसे ही कुछ नहीं होता है कि घर घर तरफ कोई आता है तो गांव तरफ पहले आते थे कि जादू टोना वाले, कोई इधर से हाथ से बालू पकड़ा, इधर से फेंका, आग निकल गया, ऐसी तरह तंत्र मतलब आकर्षित लोगों। जैसे अभी मान सकते हैं कि अभी बड़ा प्रचलन में था धीरेन्द्र शास्त्री बाबा, वो क्या करते थे, आम लोगों का भविष्य बोल देते थे। क्या करते थे, भविष्य बोल देते थे। ठीक है, उनका पता नहीं वो कैसे बोल देते थे, लेकिन वो क्या करते थे, बोल देते थे, सबको लिख देते थे। उनका कॉपी रहता था, उनमें सबका इतिहास लिख देते, तुम ये किया, ये तो क्या इतिहास बोलते। लेकिन उसके प्रति क्या हुआ, आम लोग आकर्षित हुआ। वैसे भी आम लोग आकर्षित कब होते हैं, जब हमें कुछ ऐसा चीज़ दिखाता है जो आम लोग के लिए वो मतलब आसान नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ दिखाते हैं जिससे हम चकम्बित हो जाते हैं, उसका प्रति हम लोग आकर्षक हो जाते हैं। ठीक है, आकर्षित हो जाते हैं। वही बोलता है, यही आकर्षित करने के लिए क्या किया इसने, तंत्र मंत्र का सहारा लिया। तंत्र मंत्र वही जादू टोना का। ठीक है, अच्छा एक बात और। ठीक है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया, अब आगे बताते हैं जी। ठीक है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया। ठीक है, यही महायान अब मंत्रयान बन गया। जब सहारा लिया तंत्र मंत्र का तो मंत्रयान बन गया। ठीक है, जिसका दो भाग हुए, बर्जान और सहजयानी। ठीक है, ये तो बताए थे, बर्जानी और सहजयानी महायान का टूट के हुआ। ठीक है, और यही बर्जियानी सिद्ध कलाएं। ठीक है, बर्जियानी क्या कलाएं, सिद्ध कलाएं, वो भी बता चुके हैं। इस टोटल कितने संख्या थे, तो टोटल 84 थे। ठीक है, टोटल 84 थे। टोटल कितने संख्या, 84। इनका प्रथम अच्छा कौन थे, 84 थे, तो लेकिन कोई तो होगा ना पहला, तो सरहप्पा सरहप्पा सबसे पहले थे। सरहप्पा सबसे पहले थे। लेकिन इसका स्थान कहाँ था, इसे कहाँ रहते थे, तो देश के पूर्वी भाग। पूर्वी भाग मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, क्या है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। क्या है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस सब में रहते थे। ठीक है, अब एक बात आप लोग सुने होंगे जो मैं बताना चाह रहा था कि बंगाल में, ठीक है, बंगाल में आज जो सॉरी थोड़ा पानी पीने दीजिए। हाँ चलिए, बिहार में जो बंगाल थे, बिहार बोलते हैं, बंगाल में जो आज हम लोग जानते हैं, जो सुनते हैं कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू बहुत होता था, वो किसका देन था पता है, सिद्धों का ही देन था। किसका देन था, सिद्धों का ही देन था। आज बोलते हैं ना, जैसे हम लोग नहीं मानते, जिसको बहुत मानने वाले गांव तरफ, कि बंगाल में बहुत ज़्यादा काला जादू होता था। क्या, काला जादू। ठीक है, काला जादू। बिहार में क्या, सॉरी बंगाल में क्या होता है, काला जादू बहुत ज़्यादा होता है। जादू टोना, टोटका, ये सब कहते हैं। बिहार में, सॉरी फिर बार बार बिहार होता है, बंगाल में बहुत ज़्यादा काला जादू होता था। वो किसका देन था, तो ये देन था किसका, तो सिद्धों का देन था। उसी का देन के कारण हुआ बिहार में ये चीज़ प्रचलित हुआ है। ठीक है, अब सॉरी बंगाल में प्रचलित हुआ है। तो अब फिर एक बात इसमें और ऐड कर देना चाह रहा हूँ कि बंगाल में तो फिर अच्छा, सिद्धों जहाँ लोग रहते थे, ठीक है, इसका आश्रय कहाँ था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, इस सब स्थान में ज़्यादा था। ठीक है, और असम भी था। ठीक है, असम भी था इसमें, तो और असम भी ऐड कर लेना। ठीक है, ये सब 4 स्टेट में भी है जो बहुत ज़्यादा इन्हीं का गढ़ था। उसमें से बिहार था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा था, विक्रमशिला था। ठीक है, ये सब जो विश्वविद्यालय था उसमें इसका गढ़ था। कहाँ था, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला में। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। इस सब में क्या था, इनमें गढ़ था इनका। ठीक है, सबसे विक्रमशिला कम, लेकिन नालंदा में बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो बख्तियार जो खिलजी थे, बख्तियार खिलजी जब आए हैं भारत में, तो क्या किए, नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था बोलते हैं कि इतिहास में उसमें, तो इनका जो पूरा विश्वविद्यालय ही जला दिया। जो मुगल थे, आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं इतना, कि मुगल जो थे मुगल जो थे वो क्या थे, बहुत मतलब हमारे
शिक्षा को देख के या तो धार्मिक से देख के वो बड़ा कट्टर थे वो अपना। तो इसीलिए वो इस चीज़ में क्या किया, नालंदा को ही पूरा जला दिए, पूरा विश्वविद्यालय को ही। अब इसका जो लाइब्रेरी था उसमें इतना पुस्तकें थी, इतना पुस्तकें, जो कि 6 महीना तक आग जलते रहा, धुआं निकलते रहा। ठीक है, आप सोच सकते हैं। तो जो यहाँ से सिद्ध लोग भागे, ठीक है, सिद्ध लोग कहाँ से, नालंदा सबसे भागे। सो कोई चल गया कहाँ, कोई चल गया तिब्बत, कहाँ, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत। कोई चल गया नेपाल, कोई चल गया बंगाल के लास्ट छोर तक। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इधर उधर भाग गए। ठीक है, तो बंगाल में जो हम लोग तिब्बत आगे पढ़ेंगे, जैसे तिब्बत में जाके हरप्रसाद शास्त्री ने कुछ लाया, नेपाल से जैसे कुछ लाया प्रति, ठीक है, जो लिखा हुआ पहले का रचनाओं, ठीक है, वो प्रतियाँ लाए वहाँ से। तो वहाँ कैसे गया, तो यहाँ जो बख्तियार खिलजी ने ऐसा न्याय किया, कुकर्म किया, इसी के डर से जो भागे, कहाँ चल गए, तिब्बत, नेपाल, ये सब। तो वहाँ जाके लिखने लगे, वहाँ अपना प्रतियाँ लेके भागे थे, वो इसी वही चीज़ खोजने गए थे। ठीक है, तो आप समझ गए कि कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे वो, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इस सब में रहते थे, मतलब देश के पूर्वी भाग में। ठीक है, जो पूर्वी भाग में। ठीक है, अब इनका जो साहित्य रच रहे थे, साहित्य वो कौन भाषा में था, तो अर्धमागधी, क्या, अर्धमागधी अपभ्रंश में था। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश में था। ठीक है, किस में था, तो अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखा जाता था। अब हम लोग आगे चलते हैं कि सामान्यता सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी लिखे ही थे। कितना लिखे थे कि 797 ईस्वी से 1257 ईस्वी तक माने जाते हैं। ठीक है, 57 ईस्वी तक माना जाता है। तो वही 8वीं सदी हो ही गया ना, 8वीं सदी, 13वीं सदी। अब शताब्दी आप लोग जानते ही होंगे सदी निकालने। ठीक है, कि जो चल रहा है, मतलब 700 से ये प्लस है, देख रहे हो ना, तो 700 प्लस मतलब 800 में पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, 8वीं सदी। ठीक है, और ये क्या 1200 से ज़्यादा हो गया, तो मतलब 13वीं सदी। 12 से 13 प्लस क्या होगा, 1200 से 1300 प्लस होगा ना, 13वीं सदी हो गया। ठीक है, तो वही बोलता है कि 8वीं से 13वीं सदी तक माना जाता है इसका समय। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा, ठीक है, क्या, हिंदी काव्यधारा एक रचना इसने किया था, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1944। ठीक है, याद रखना, हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, तो मिलता है। ठीक है, कितने सिद्धों का, 84 सिद्धों का। 84 सिद्धों का सबसे प्रथम नाम उल्लेख किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अच्छा, इसी जब उल्लेख का बात आया तो एक ही चीज और देख लेते हैं कि सबसे पहले सिद्धों का अभी तक कितने रचनाएं उपलब्ध मिलता है। ठीक है, अभी तक सिद्धों में कितने रचनाएं उपलब्ध मिलता है, अभी तक 14 सिद्धों का, ठीक है, 14 सिद्धों का रचनाएं उपलब्ध है। ठीक है, कितना, 14 सिद्धों का। ठीक है, 14 सिद्धों का रचनाएं उपलब्ध है। ठीक है, अच्छा, इनका हमेशा रचनाएं कैसा होता था, तो मुक्तक काव्य होता था। ठीक है, मुक्तक क्या, कैसा होता था, मुक्तक। ठीक है, मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य अच्छा क्या है, आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ। मुक्तक काव्य वो है जो मतलब एक छंद दूसरे से कोई लेना देना नहीं हो। ठीक है, मतलब एक छंद यदि हम पढ़ेंगे तो एक छंद भी पढ़ेंगे तो एक छंद भी हमको याद होगा। क्या, एक छंद पढ़ेंगे तो एक छंद भी हमको याद होगा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मुक्तक छंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मुक्तक छंद कहते हैं। अच्छा, अब इसमें से एक और बात याद रखना है कि टोटल कितने थे, 84 थे। ठीक है, 84। अब 84 जो थे ना, जो 84 थे उसमें से जो 4 थी वो क्या थी, महिला थी, महिला मतलब स्त्री थी। ठीक है, और टोटल 80 बच गए, वो क्या थे, पुरुष। ठीक है, पुरुष थे, टोटल 80 क्या थे, पुरुष थे। अब यहाँ तक क्या बोलते हैं, सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में, वो पूर्वी भारत में मतलब दिखाए थे, मान लेते हैं कि अभी मिटा देंगे। ठीक है, ये सब मान लेते हैं कि ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ओह, थोड़ा चीन भी अपना जमीन कब्जा लिया, इसलिए थोड़ा ज़्यादा उधर बढ़ा लिया। ठीक है, समझने के लिए हो गया। ठीक है, ये हो गया पूर्व। ठीक है, क्या हो गया, ये पूर्व हो गया। ठीक है, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हो गया उत्तर। ठीक है, ये दक्षिण हो गया। तो जो इधरला भाग था, ठीक है, इधरला भाग था, इधर इसका विकास हुआ था। ठीक, इधर इसका विकास हुआ था। ठीक है, आप लोग देख लिए किधर हुआ था। सो अब चलते हैं आगे कि
सॉरी। अब इनके साहित्य में क्या, इनके साहित्य में सांध्य शब्द, ठीक है, क्या सांध्य शब्द, सांध्य शब्दों की अच्छा सांध्य शब्द क्या किसको कहते हैं तो देख लो यहाँ, ठीक है। सांध्य शब्द साधना पद्धति में प्रयोग होने वाले शब्द को सांध्य शब्द कहते हैं। अब सांध्य शब्द मतलब साधना में पद्धति में प्रयोग होने वाला, जैसे होता था ना ईड़ा, पिंडला, नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये सब होता था। तो ये सब इतना विस्तार में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम लोग को उतना ज़्यादा समझ भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि साधना पद्धति में प्रयोग होने वाला शब्द को सांध्य भाषा कहते थे, सांध्य शब्द कहते थे, ठीक है। का बाहुल होने के, क्या इनके साहित्य में सांध्य शब्द का बाहुल होने की वजह से सांध्य भाषा कहलाया, ठीक है, सांध्य भाषा कहलाया। अंततः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। सांध्य भाषा क्या है, अंततः साधना मतलब जो साधन कर रहे हैं, ठीक है, उसका अंततः मतलब अंदर से ही साधना अनुभूति का संकेत, मतलब एक अनुभूति का संकेत होता है करने वाली भाषा, प्रतीक भाषा के रूप में, प्रतीक जो रूप में जो होता है उसको सांध्य भाषा कहा जाता है, मान लेते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा सांध्य भाषा नाम सबसे पहले किसने दिया था, मुनिदत्त विजय और अद्वैय, क्या है, अद्वैय वज्र ने दिया था, ठीक। ये एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में है, ठीक है। सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, किसने, तो मुनिदत्त विजय। इसका नाम तो तुम भूले नहीं, मुनिदत्त विजय, ये तो दूसरा मत है, ठीक है। क्या है, अद्वैय वज्र ने दिया था, ठीक है, अद्वैय वज्र ने दिया था, ठीक है। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि, हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहप्पा, सबरप्पा, लुईपा, डोबिम्पा, कनप्पा, कुकरीप्पा और तंतीपा। मतलब देख रहे हैं ना आप, ये चीज़ देख रहे हैं ना, गौर कर रहे हैं, सबके पीछे पा 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 शब्द लग रहा है, सबरपा, लुईपा, ठीक है, डोमिप्पा, कनप्पा, ये जो पा पा शब्द है ये सिद्धों में आदर्श सूचक है, क्या है, आदर्श, ठीक है, आदर्श सूचक शब्द है, क्या है, आदर्श सूचक शब्द है, ठीक है। कैसा शब्द है, तो आदर्श सूचक शब्द है, ठीक है। पापा लगाना मतलब एक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने पिताजी का नाम बताने से पहले श्री लगाते हैं, जो कोई भी महान आदमी के, जो कोई भी इंसान का नाम लेने से पहले श्री लगाते हैं। तो इसी तरह जैसे श्री नरेंद्र मोदी या तो कुछ भी उदाहरण के लिए लेते हैं, किसी बार अपना पापा के नाम लेके देख लिए श्री लगाते हैं ना, तो इसी तरह पा इन में क्या था, आदर्श सूचक शब्द था, ठीक है। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916, डेट एकदम बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा शीर्षक से कविताएं प्रकाशित करवाए, ठीक है। कौन करवाए थे, हरप्रसाद शास्त्री ने, ठीक है। कब करवाए थे, 1916 ईस्वी में। क्या नाम से, बोधगान ओ दोहा नाम से, ठीक है, बोधगान ओ दोहा नाम से, ठीक है। तो बोधगान ओ दोहा रचना किनका है, तो हरप्रसाद शास्त्री का, प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी, ठीक है, एकदम रट लेना है। हरप्रसाद शास्त्री का कौन सा रचना है, बोधगान ओ दोहा, प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी, याद रह जाएगा। अच्छा, पहला प्रयास तो इसने किया था, दूसरा प्रयास किसने किया, तब प्रबोध चंद बागची ने किया। कौन, प्रबोध चंद बागची ने, ठीक है। अब बोले कि प्रबोध चंद बागची ने किया, लेकिन ये तिब्बती पाठकों, क्या बोला, तिब्बत के पाठकों, तिब्बत में जाके पाठों, वहाँ के आधार पर, ठीक है, तिब्बत गए, वहाँ से प्रतियाँ लाए, उनके आधार पर, ठीक है, शास्त्री जी के पाठ में, शास्त्री जी मतलब हरप्रसाद शास्त्री इनका, ठीक है, शास्त्री जी के पाठ में संशोधन किया, ठीक है, और टीका लिखा, संशोधन करके टीका क्या क्या नाम से लिखा, तो प्रबोध चंद क्या नाम से लिखा, तो लिखा दोहा कोश नाम से, कौन नाम से, दोहा कोश नाम से संपादन किया, जिसमें तिलोपपा, सरहप्पा, कन्हप्पा आदि का रचनाएं संकलित हैं, ठीक है। प्रबोध चंद बागची ने किस नाम से किया, दोहा कोश नाम से टीका लिखा था। ये कहाँ के पत्र लाए थे, तिब्बती पाठकों के आधार पर, ठीक है, तिब्बती पाठों के आधार पर, ठीक है। क्या लिखे थे, टीका, किनका, हरप्रसाद शास्त्री के पाठक के संशोधन के, मतलब सुधार के रूप में, ठीक है, एक कड़ी आगे ले जाने के क्रम में। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि पहला प्रयास था शास्त्री ने, दूसरा प्रबोध चंद बागची ने, तीसरा प्रयास राहुल सानकृत्यायन ने, किसने, राहुल सानकृत्यायन ने किया, ठीक है। कब, 1945 ईस्वी में, कब, 1945 ईस्वी में तिब्बती पाठों और नेपाली प्रतियों के आधार पर, नेपाली प्रतियों उतना नहीं, ठीक है, लेकिन तिब्बती पाठों के आधार पर, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तिब्बती पाठों के आधार पर हिंदी काव्यधारा के आधार पर सरहप्पा को दोहों का संग्रह तैयार किया, ठीक है, क्या दोहों का संग्रह तैयार किया। वहीं समग्र रूप से सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन, ठीक है, बैंडल ने किया, ठीक है, बैंडल ने किया, ठीक है।
प्राच्यविद बैंडल ने, प्राच्यविद तो याद नहीं होगा लेकिन बैंडल करके याद रख लेना, ठीक है, बैंडल ने किया था। वहीं समग्र रूप से सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन किसने किया था? बैंडल रूप में। वैसे तो सर्वप्रथम अर्थशास्त्री ने किया था शुद्ध रूप में, ठीक है, क्योंकि वो पूरा विस्तृत में गए थे, ये पूरा विस्तृत में नहीं गए, ठीक है, लेकिन प्रयास पूरा समेटने का काम इसी ने किया था, बैंडल ने, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के गुरु का नाम, गुरु शिष्य के क्रम, ठीक है। तो सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा, शिष्य इधर होगा और गुरु इधर होगा, ठीक है। सबरपा का गुरु का नाम क्या था? तो सरप्पा, ठीक है। लुइपा का गुरु का नाम क्या था? सबरप्पा। डोभिम्पा का गुरु का नाम क्या था? विरूपा। कनप्पा का जलाधरप्पा, ठीक है। कुकरिपा का चरपटिया। अब देखो सबरपा का गुरु का नाम क्या था? तो सरप्पा, ठीक है, जो हिंदी प्रथम सिद्ध कहलाते हैं। लुइपा, ठीक है, का सबरपा गुरु था। लुइपा वो है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है, और सबरपा वो है जो विक्रमशिला में क्या थे? विक्रमशिला में सब वो आचार्य थे, मतलब प्रोफेसर आज के तुम, ठीक है, थे। तो ये चीज़ याद रखना, कम से कम ये तो 3 तो तुम भूलना ही नहीं, ठीक है। इनके गुरु शिष्य परंपरा का नाम ये हमेशा याद रखना है, मुंह में याद होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ ही देता, ठीक है। शिष्य परंपरा का कुकरिपा का चरपटिया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आप लोग थोड़ा जल्दी चलते हैं, मेरा तबीयत भी उतना सही नहीं है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं क्या क्या, ठीक है। इस साहित्य में तंत्र साधना, अब बोलते हैं कि प्रमुख विशेषताएं, सिद्ध साहित्य का प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, तो अब इसमें देखते हैं, ठीक है। इस साहित्य में तंत्र साधना पर अधिक बल दिया गया। क्या इस साहित्य में क्या चीज पे? तंत्र साधना पर, ठीक है। तंत्र साधना वही तंत्र मंत्र बताए थे ना, साधना पर अधिक बल दिया गया, ठीक है। और इसमें नारी भोग की वस्तु समझी गई, ठीक है, नारी भोग की वस्तु, नारी मतलब इनके नारी के प्रति अच्छी नजरिया नहीं थी, ठीक है, याद रखना, नारी के प्रति अच्छी नजरिया सिद्धों की नहीं थी। अब साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना किया जाता था, ठीक है, किया जाता था या तो किया जाता, पद्धति के रूप में किया जाता था, ठीक है, उपासना किया जाता था। कैसे? शिव शक्ति के युगल उपासना, ठीक है, मतलब शिव शक्ति के रूप में, ठीक है। अब इसमें जाति प्रथा एवं वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया। इसमें एक बड़ा अच्छा काम किया, क्या किया थे कि जाति पाति नहीं मानते थे, जाति, ठीक है, कि ब्राह्मण शूद्र चाहे वो भी कोई कास्ट हो, ठीक है, जाति मानते ही नहीं थे। जाति को क्या किया इसने? विरोध किया। वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल विरोध किया, ठीक है। इस साहित्य में ब्राह्मण धर्म का खंडन किया, ब्राह्मण का भी खंडन किया, ठीक है, कि आपने बोलते हैं कि खाना इस तरह खाना चाहिए, पूजा इस तरह करना चाहिए, तो छूत रहे तो आपको पूजा नहीं होगा, पूजा तो मैं ही कराऊंगा, ऐसा चीज के लिए क्या किया इसने? खंडन किया, ठीक है। क्या किया? खंडन किया कि नहीं ये तो बिल्कुल एकदम बकवास है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब सिद्धों में पंचमकार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सिद्धों में पंचमकार मतलब पंचमकार वो होता है जो मकार मतलब पंचमास अक्षर से शुरू होने वाला, पंचमकार मतलब मां अक्षर से शुरू होने वाले को पंचमकार कहते हैं, ठीक है। तो पंचमकार में सिद्धों में क्या चीज होता है? तो मां से जो शुरू होता है, ठीक है, मां से मछली, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ठीक है। मांस मछली मदिरा मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलता है सिद्धों में, क्या? पंचमकार, ठीक है, पंचमकार, ठीक है, पंचमकार में दुष्प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलता है, मांस मछली मदिरा ये सबको, ठीक है। अच्छा, पंचमकार प्रतीकात्मक व्याख्या है, ठीक है, इसमें क्या है? प्रतीकात्मक व्याख्या है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मांस मछली मत्स्य, ठीक है, मध्य क्या होता है? सहस्त्र, ठीक है, सहस्त्र में क्षरित होने वाली सुधा, इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान के जिसे मांस ज्ञान के पाप हिंदा की प्रक्रिया में देखा है, मांस को देखता है वो, ठीक है। मुद्रा को असत्य की प्रगतिवाद को, ये मुद्रा वही नहीं, पैसा वैसा मुद्रा नहीं, ठीक है, ये मुद्रा बैठने उठने का नहीं होता है, एक मुद्रा में है, ठीक है, एक मुद्रा में लीन है आसनी कई सदियों से, सुने ना, वैसा वाला है, ठीक है। मैथुन सहस्त्र में स्थित शिव और कुंडलिनी की योग है, ठीक है, आप समझ ही होंगे इतना। अब जो मत्स्य है, ठीक है, वो ईड़ा पिंगला, ईड़ा, अच्छा ईड़ा क्या चीज होता है? ईड़ा गंगा होता है, ठीक है, याद रखना, ईड़ा गंगा होता है और पिंगला ये होता है जमुना, ठीक है। ईड़ा पिंगला में प्रवाहित श्वास है, ठीक है, प्रवाहित श्वास, ठीक है। अब इसका बारे में तो डिटेल में वही सब बता पाएंगे, उतना जानना जो नहीं, एग्जाम में ऐसा कुछ पूछता है। प्रमुख सिद्ध कवि व उनकी रचनाएं, ठीक, प्रमुख सिद्ध कवि व उनकी रचनाएं हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो क्या बोले थे? सरप्पा, ठीक है, सरप्पा का बात हो रहा है यहाँ पे।
तो सरप्पा का उसका डेट ऑफ बर्थ या तो जन्म कब हुआ है? 769 ईस्वी में। कितना? 769 ईस्वी में, 769 ईस्वी में, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है, ठीक है। राहुल किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने, और यही सर्वमान्य है, मतलब सबको भी यही मानता है, ठीक है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को माना है ना हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि, ठीक है, चंद्रबरदाई को, इसी तरह इसने माना है राहुल सांकृत्यायन ने किसको? सरप्पा को, ठीक है। अब बौद्धों की परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र क्या बोलता है? जो सरप्पा थे वो बौद्ध परंपरा में, बौद्ध दिखाए थे बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म से कैसे 2 भाग हुए, टूटा, फिर इसका भी 2 भाग हुआ, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि बौद्ध परंपरा में होने के कारण, क्या? बौद्ध परंपरा में होने के कारण इन्हें राहुल भद्र और वज्रयानी होने के कारण इन्हें सरोज वज्र कहा जाता है, ठीक है। ये तो नाम है कि इनका कौन कौन सा नाम है, ठीक है। तो याद रखना, राहुल भद्र भी इनको कहा जाता है, वज्रयानी भी कहा जाता है, ठीक है, सरोज वज्र भी कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चन सिंह इसके बारे में बोलते हैं, किसके बारे में? बच्चन सिंह सरप्पा के बारे में बोलते हैं कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। क्या? आक्रोश की भाषा, ठीक है, पहला प्रयोग सरप्पा में दिखाई देता है। क्या? सबसे पहला प्रयोग किसमें दिखाई देता है? तो सरप्पा में दिखाई देता है। तो शुक्ल भी इनका बारे में कोट करते हैं शुक्ल जी, कि शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों में सरह मतलब वही सरोज वज्र के नाम से है, वह सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने मतलब सबसे पहले तो सबसे पुराने हैं, तो इसमें कोई दिमाग लगाने की चीज़ ही नहीं। अब हम लोग आएंगे दूसरा सबरपा। अच्छा, सबरपा लुइपा है भी, ठीक है। लुइपा का कब है? 773 ईस्वी, ठीक है। ये भी याद रखते चलना है। लुइपा का लगभग 773 ईस्वी माना जाता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कुछ रचना में, कुछ पुस्तकें में अलग अलग मिलती है, ठीक है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता। अच्छा, एक चीज़ और कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी सबसे उच्च स्थान सिद्धों में लुइपा का ही था, ठीक। लुइपा का ही उच्च स्थान था, ठीक। किसको? लुइपा का, ठीक है। अब रहस्य भावना, अब कह देंगे कि ज़्यादा जो जानेगा उसी तरह तो उदाहरण पेश कर पाएगा ना। तो रहस्य भावना सबसे ज़्यादा किनके रचनाओं में मिलता था? तो लुइपा के रचनाओं में, ठीक है। अब 84 सिद्धों में कवियों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का, ठीक है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सरप्पा से भी ऊंचा स्थान किसका था? तो लुइपा का था, ठीक है। अच्छा, इनका साधना इतना ज़्यादा मतलब कठिन था, या तो इतने अच्छे थे जो इनसे देखो, ठीक है, इनकी साधना उत्कृष्टता के कारण उड़ीसा के राजा क्या? दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा उनके शिष्य बन गए। अब सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होंगे लुइपा, जो एक राजा जिसको राजा मतलब उसके अंडर एक कितने गांव, कितने मोहल्ले, कितने सर आते होंगे, वो जब सब चीज़ छोड़ छाड़ के क्या बन गए? इनका शिष्य बन गए। क्या बन गए? वो राजा इनका शिष्य बन गया लुइपा का, ठीक है। और साथ साथ में वो अपना मंत्री को भी ले गया। क्या? मंत्री को भी ले गए, लुइपा का शिष्य बना दिए, ठीक है। अब जब राज जैसा व्यवस्था को छोड़ दिया तो सोच सकते हैं कि कितना प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, ठीक है। उसमें तो क्या किया जाता? दारिकपा और उनका मंत्री डेंगिकपा हो गया। तो ये तो इसी तरह बात हो गया कबीरदास जैसा। धर्मदास ने अपना सब चीज छोड़ छाड़ के कबीरदास के पास चल गए थे ना। कबीरदास के पास कौन? धर्मदास, ठीक है। धर्मदास छोड़ गए थे, सब चीज छोड़ छाड़ के कबीरदास के पास चल गए थे, उनका शिष्य बन गए थे, और बाद में उसने बीजक संकलित किया, ठीक है। इसी तरह लुइपा के पास कौन चल गए? दारिकपा, ठीक है, उड़ीसा के जो राजा थे। अब दूसरा हम आते हैं, ये दूसरा होना चाहिए, तीसरा, ठीक है, कोई बात नहीं, सबरपा, ठीक है। 780 ईस्वी में सबरपा, ठीक है। ये लुइपा के गुरु थे। कौन था? ये लुइपा का गुरु था, ठीक है। जो लुइपा वही जो सबसे ऊंचा स्थान है 84 सिद्धों में, ठीक है। अब क्या है? ये विक्रमशिला, क्या? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। आचार्य मतलब प्रोफेसर थे उसमें, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या थे? वो प्रोफेसर था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य थे? तो सबरपा आचार्य थे। सरप्पा नहीं, लुइपा नहीं, जो सबसे ऊंचा स्थान था वो भी बिल्कुल नहीं। कौन थे? सबरपा थे, ठीक है। अब इनका एक रचना है चर्यापद, ठीक है। इनका रचना है एक चर्यापद, ठीक है। यह दृष्टिकूट पद में लिखे गए हैं। चर्यापद या दृष्टिकूट पद में लिखा गया है, ठीक है। रचना क्या है? दृष्टिकूट पद में लिखा है, जिसका अच्छा दृष्टिकूट मतलब दोहरा अर्थ, ठीक है। दृष्टिकूट में क्या होता है? दोहरा अर्थ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा कि
ऐसा अर्थ होता है कि ये आंख हुआ, ठीक है, ये आंख हुआ। अब इससे मतलब समान आंखों से दिखेगा ही नहीं उसका अर्थ, ठीक है। अब उसको फिर उल्टा करके हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कबीरदास कहते हैं कि गाय खायो नाहर और हरिण खायो चीता, मतलब अब गाय खा सकता है शेर को। अब इसी तरह उल्टा अर्थ है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, उल्टा अर्थ लगाते हैं। हरिण खायो चीता, हरिण खा सकता है चीता को, तो यही सब बात है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, उल्टा अर्थ, मतलब उल्टा अर्थ होगा जिसका, ठीक है। तो समान अर्थ, समान नज़र से हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसका दृष्टिकूट होता है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, यही सिद्धों के यहाँ यही क्या है, जिसको चर्या पद हम लोग कहते हैं, चर्या पद, सिद्धों के यहाँ चर्या पद है। और वही संतों के यहाँ, कौन संतों मतलब कबीर के यहाँ, ठीक है, संतों के यहाँ वो चीज़ क्या हो गया, शब्द में प्रयोग हो गया, ठीक है, शब्द में प्रयोग हो गया, ठीक है। चर्या पद जो सिद्धों के यहाँ चर्या पद है, वही संतों के यहाँ जाके क्या हो गया, शब्द में प्रयोग हो गया, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अच्छा कुछ विशेष अब जब बात कर लेते हैं, ठीक है, सिद्ध खत्म हो गया लगभग, ठीक है। अब कुछ विशेष में सिद्धों का प्रधान क्षेत्र, ठीक है, प्रधान क्षेत्र मतलब कहाँ रहते थे वो, श्री पर्वत में, ठीक है। प्रधान क्षेत्र मतलब जो एक, जैसे कि मान लेते हैं कि एक इधर फैलाव है, ठीक है, लेकिन इसका एक प्रधान क्षेत्र होगा कि यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे थी होना है, तो क्या थे, श्री पर्वत थे। वैसे इनका कार्य क्षेत्र बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा था ही, ये तो बता चुका है। ये बिहार से असम तक फैले हुआ था, क्या था, एक बिहार से असम तक फैला हुआ था। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इनके अड्डा था, क्या, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इसका अड्डा होता था, ठीक है। सिद्धों, ठीक है, सिद्धों कवियों में पांच शब्द आदर्श सूचक होता है। क्या शब्द होता है, पांच शब्द आदर्श सूचक होता है, बता ही चुके थे आप लोग का। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ, महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है, ठीक है। अब जो बताए थे कि वज्रयान से सिद्ध निकले हैं, अब उसका भी थोड़ा टूटा हो गया, ठीक है। अब उसी से कौन निकला, महासुखवाद हुआ, ठीक है। इसका अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, मतलब आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, ठीक है। सिद्धों की भाषा में उलटबासी, कबीर के यहाँ जैसा उलटबासी शैली का पूर्व रूप मिलता है, ठीक है। मतलब वही कबीर के यहाँ जैसे मैं सुनाया था ना भी, गाय खायो नाहर, हरिण खायो चीता, इसी तरह उलटबासी मतलब उल्टा अर्थ होता है, ठीक है, वो देखने को मिलता है। अच्छा इसका एक कुछ और हम लोग एक दो पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका कौन सा रस, कौन सा मतलब, अच्छा इनके रचनाओं में कौन सी रसों का प्रवृत्ति है, तो कौन सा रस मिलते हैं, तो इनके रचनाओं में शांत, कौन सा रस, शांत रस और श्रृंगार रस, शांत रस और श्रृंगार रस मिलता है, ठीक है, श्रृंगार रस मिलता है, ठीक है। कौन सा रस, शांत रस और श्रृंगार रस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कितने बार एग्जाम में पूछा और ये लगभग लोग को याद भी नहीं रहता है। तो कौन सा रस, शांत और श्रृंगार रस, इनके रचनाओं में शांत रस और श्रृंगार रस की प्रवृत्ति मिलता है, ठीक है। एक पॉइंट वो हो गया, और सारे बहुत पॉइंट हैं, लेकिन उसमें अभी बताएंगे ही आप लोग को। तो इसमें गुरु का महिमा था, इनका क्या था, इधर मैं लिखा हूँगा, अच्छा नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो इनमें क्या था, इनमें क्या था, गुरु का महिमा, ठीक है, गुरु का महिमा, इनमें गुरु का महमंडन करने का था, ठीक है। अच्छा यही भक्ति काल और रीति काल में जो गोपी लीला मतलब कृष्ण लीला या तो भक्ति परक रचनाएं जो तो वैसा लिखा जाता था, वो किसका प्रभाव था, तो सिद्धों का ही प्रभाव उसमें था, ठीक है, सिद्धों का ही प्रभाव था, किसमें, भक्ति काल या रीति काल, ठीक है, या रीति काल में गोपी लीला, जो बोलो गोपी लीला नहीं, कृष्ण गान लिखना सही रहेगा, गोपी लीला एक ही होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, कृष्ण गान, ठीक है, या तो कृष्ण गान या तो राम गान, जो भी मतलब भक्ति परक रचनाएं कह सकते हैं, ठीक है, जो लिखा जाता था, ठीक है, वो किसके प्रभाव के कारण आया था उसमें, भक्ति का रीति काल में, तो सिद्धों का ही प्रभाव था उनमें, ठीक है, सिद्धों के प्रभाव, उनकी रचनाओं के प्रभाव उसमें आया था। पहले सिद्ध लिखते थे वैसे, ठीक है, इसके बाद कौन भक्ति काल और रीति काल में उसे लिखने लगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना शॉर्ट भाषा में। और दूसरा बात कि जन भाषा, इन लोग क्या किया, जन भाषा मतलब सामान्य भाषा को अपना आधार बनाया, ठीक है, क्या जन भाषा में मतलब अपना रचनाओं को उसने जन भाषा मतलब जो लोग आम लोग बोलते थे उस भाषा में अपना रचना निकालने लगे, क्या मतलब जन भाषा में, ठीक है, जन भाषा में अपनी रचना लिखते थे, ठीक है, जन भाषा में मतलब आम लोग जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसका उसमें उस लोग रचना करते थे, ठीक है।
अब बोलते हैं कि इस कष्ट साधना के आधार पर, जो कष्ट मतलब पहले था ना कि नहीं, वो जो बताए थे कि वो चाहते थे कि नहीं बहुत कठोर होना चाहिए, तो उसके स्थान पर सहज मार्ग, सहज मतलब आसान तरीका निकाला, ठीक है, और वो सबके लिए द्वार खोला। यहाँ तक आप लोग हो गए होंगे। और इसने अंतः साधना पर जोर दिया। क्या है? अंतः साधना पर, अंतः साधना पर जोर दिया, अंतः साधना पर जोर दिया, ठीक है, अंतः साधना पर जोर दिया इसने। और एक चीज और, कबीर ने जो रूढ़ियों का विरोध अक्खड़पन मिलता है, कबीर में जो रूढ़ियों का अक्खड़पन विरोध मिलता है ना, कबीर डायरेक्ट बोल देते हैं कि मुसलमानों से हिंदुओं बारे में किसी बारे में कटाक्ष करते हैं, वो जो मिलता था वो सिद्धों का ही देन था उनमें, ठीक है, सिद्धों के कारण उनमें ये सब चीज प्रवृत्ति आया था। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में उतना नहीं जाते हुए। 84 सिद्धों में 4 महिला कवित्री थे, ठीक है, सिद्ध कवित्री थी, जिसका नाम था मणिभद्रा, खेलापा, कनल, ठीक है, कनखलापा और लक्ष्मीकारा। ये नाम एकदम जरूर याद रखना है आपको, काहे कि दे देता है कि कौन कौन से कवित्री नहीं थी, ठीक है, तो उसमें नाम नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मणिभद्रा, खेललापा, कनखलापा और लक्ष्मीकारा, ठीक है, ये सब क्या है? सिद्ध कवित्री थे, ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या या सांध्या भाषा सबसे पहले मुनिदत्त विजय ने और आदित्य वज्र ने कहा था, ये तो बता ही था। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की, ठीक है, उद्कृति रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी का भाषा कहा। अच्छा, सिद्धों की भाषा को अभ्रंश पुरानी हिंदी भाषा किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है, पुरानी हिंदी भाषा किसने कहा है? सिद्धों की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि सिद्धनाथ जैन जो इनके रचनाएं हैं, ठीक है, सिद्ध साहित्यनाथ जैन साहित्य, इसको मतलब इसको बाहर ही मानते हैं, इसको हिंदी साहित्य के अंतर्गत मानते ही नहीं थे, ठीक है, भक्ति काल में भी नहीं माने हैं। चलिए ठीक हो गया। अब हम लोग समाप्त करते हैं, अब दूसरा दिन में, क्या बहुत टाइम हो गया और मेरा तबीयत भी उतना सही नहीं है। चलिए ठीक, बाय।